जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री सेट 2018 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 12th का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। जो भी आर्ट्स के बच्चे होंगे वो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। कल हम लोग इस सेट का 5 क्वेश्चन बना लिए थे और आज छठा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हम भाषण देंगे और इसको सुन करके आप लोग अच्छी से लिख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता यह महाभारत का एक शिक्षात्मक अंश है। कैसा अंश है बताइए? हाँ, यह शिक्षाप्रद भाग है, महाभारत का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? श्रीमद् भगवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का ही शिक्षाप्रद भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, किसको? अर्जुन को निष्काम कर्म करने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, तुम फल की चिंता नहीं करो, तुम युद्ध के मैदान में डटे रहो। कौन तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन है, इसका चिंता नहीं करना, तुम युद्ध लड़ने आए हो, युद्ध करो। और इसी श्रीमद् भगवत गीता में, इसी में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी तरह के योग की इसमें चर्चा किया गया है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? आपको एक लाइन में लिख देना है कि यह महाभारत का शिक्षाप्रद भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ठीक है, निष्काम कर्म के लिए। कैसे कर्म के लिए? हाँ, हार जीत तुमको तय नहीं करना है, वो सब तय अपने आप हो जाएगा, तुमको युद्ध लड़ना है। बात समझे कि नहीं? चलिए तो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिगंबर एवं श्वेतांबर क्या है? बोलिए। दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों ही जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बताइए? किससे जुड़ा हुआ है बाबू? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म की शाखा है। किसकी शाखा है? जैन धर्म की शाखा है। दिगंबर कौन लोग होते हैं? जो नंगे रहते हैं। दिगंबर जैन वह होते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, वो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हैं, लंगटे रहते हैं। और श्वेतांबर कौन होता है बुआ? जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन मुनि होते हैं, वो श्वेतांबर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है आइन ए अकबरी क्या है? तो आइन ए अकबरी एक किताब है। क्या हुआ बोलो? किताब है। आइन ए अकबरी मुगल काल को जानने के लिए यह एक ऐतिहासिक स्रोत है, मुगल कालीन स्रोत है। मुगल काल के बारे में जानने के लिए क्या है? स्रोत है आइन ए अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है? आइन ए अकबरी किसने लिखा है? बोलो। अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, और इसके 5 भाग है। कितने भाग है बुआ? आइन ए अकबरी के कितने भाग है? 5 भाग है। पहला भाग में शाही परिवार के बारे में लिखा गया है ना, रॉयल फैमिली के बारे में। दूसरा भाग में इसका मिलिट्री सिस्टम के बारे में लिखा गया है, सैनिक के बारे में लिखा गया है। तीसरा भाग में जो है कृषि और भू राजस्व के बारे में लिखा गया है। चौथा जो भाग है वह भारत की ऋतु फसल के बारे में लिखा गया है। 5वां जो भाग है वह अकबर के अनमोल वचन इसमें लिखा गया है। तो आइन अकबर में कितना भाग है? 5 भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या है? क्या करे वो बोलो? हाँ, वह अकबर जो था उसने भूमि व्यवस्था कैसा अपनाया था, भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था जो अपनाया था उसके बारे में सवाल कर रहा है। भूमि बंदोबस्त तो अकबर अपना जो वित्त मंत्री टोडरमल को बनाया था, किसको बनाया था? टोडरमल को। उसने सबसे पहले सभी जमीन को माप करवाया। क्या करवाया? माप करवा लिया। उसके बाद अकबर की जो भूमि व्यवस्था अपनाया गया उसको दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? उसको जब्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो अकबर ने जो भूमि व्यवस्था अपनाया उसको किस नाम से जानते हैं? दहसाला व्यवस्था। तो ये दहसाला व्यवस्था था क्या? तो इसमें क्या किया गया था कि फसलों को अलग अलग भूमि पर अलग अलग फसलों को पिछले 10 वर्षों के आधार पर, कितने वर्षों के आधार पर? हाँ, लगान तय किया गया था। अलग अलग भूमि पर अलग अलग फसलों के आधार पर पिछले 10 वर्षों के आधार पर यह लगान तय किया गया था। और इसमें आप नकदी भी दे सकते हैं और आप अनाज के रूप में भी कर दे सकते थे। अनाज जो लगान की जो राशि है 1/3 था। कितना था बुआ? चलिए तो सीधा सवाल सीधा जवाब। अकबर का जो भूमि बंदोबस्त है वह दहसाला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इतिवृत्त क्या है? क्रोनोलॉजी है ना, इतिवृत्त क्या है? ठीक है, तो इतिवृत्त मुगल काल में, कौन काल में? मुगल काल में बादशाहों द्वारा, राजाओं द्वारा
जो अपने जीवन की घटनाओं को, अपने इतिहास को जो लिखवाते थे अपने दरबारी इतिहासकार थे। किससे? इसी को इतिवृत्त कहा गया है। मुगल काल के बादशाहों ने अपने दरबार में दरबारी कवि से इतिहास लिखवाया। क्या लिखवाया? इसी को क्या कहा गया? बोलो, इतिवृत्त कहा गया। चलो अब अगला सवाल है, अकबर ने जजिया कर, जजिया टैक्सेशन को क्यों खत्म कर दिया? जजिया कर को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? बोलो। तो जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? और गैर मुसलमानों को जिम्मी भी कहा गया है, ठीक है ना। जिम्मियों को, है ना, जिम्मियों से लिए जाने वाला कर क्या कहलाया? गैर, जजिया कर कहलाया। तो अब सवाल है कि अकबर इसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि अकबर इसको भेदभावपूर्ण मानता था, डिस्क्रिमिनेशन मानता था कि नहीं, गलत बात है, मुसलमान क्यों नहीं देगा, हिंदू क्यों देगा, ईसाई क्यों देगा, है कि नहीं, सिख क्यों देगा? बात समझ रहे ना बुआ? तो पहला कारण क्या है? भेदभाव मानने के कारण। और अकबर हिंदुओं का सहयोग और समर्थन चाहता था कि हमको हिंदुओं से सहयोग और समर्थन मिले, इसलिए उसने क्या कर दिया? समझा कि नहीं? तो कॉपरेशन के लिए इसने सहयोग लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए इसको समाप्त कर दिया। बात समझा कि नहीं? चलो अगला सवाल देखो, कहता है विजयनगर साम्राज्य की आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना हुआ? बोलो। हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? हाँ, तो विजयनगर का जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, वह मिश्रित कला है। कैसे कला हुआ? मिक्स है। वहाँ चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, होयसल वंश, 4 डायनेस्टी, 4 वंशों का याद रखना है। चोल वंश, चालुक्य वंश, होयसल वंश और पल्लव वंश, ये सभी वंशों का जो आर्किटेक्चर था, जो स्थापत्य कला था, उस सब का मिश्रित शैली है। कैसा शैली हुआ? आप सीधे कह सकते हैं कि सर मिक्स स्टाइल है, एकदम सब 4 डायनेस्टी का मिला हुआ शैली है। और इसमें जो मंदिर बना, जैसे विरूपाक्ष मंदिर है, राम हजारा मंदिर है, कमल महल है ना, ये सारे बहुत सारे रथ मंदिर है। तो जो बना है वह ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, सेल खड़ी के पत्थरों से बना है, और उस पर हिंदू पौराणिक कथाओं से उसको सजाया गया है। क्या किया गया है? सजाया गया है, हिंदू पौराणिक कथा से सजाया गया है। उसमें जो मंदिर का जो मंडप बंधा है, वह मंडप चौतरा पर बनाया गया है। मंदिर में एक विशाल प्रवेश द्वार होता था, जिसको गोपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इसकी विशेषता समझ गए कि यह मिश्रित कला है, मिक्स स्टाइल में बनाया गया है। क्या चीज़ से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, सेल खड़ी के पत्थरों से बनाया गया है, और उसको सजाया गया हिंदू पौराणिक कथाओं से, दीवालों पर, पिलर पर कथा से, चित्र से, है ना, इस तरह से उसको बनाया गया है। तो कला समझ गए हम लोग। आगे देखिए, कहता है सूफीवाद क्या है? क्या कर रहा है बाबू? बोलो। देखो सूफीवाद क्या हुआ? बोलो। सूफीवाद, जैसे हिंदू में साधु संत होता है ना बुआ, उसी तरह मुसलमान में जो साधु संत हो जाता है उसको सूफी कहते हैं। क्या कहते बुआ? सूफी कहते हैं। यहाँ सूफी सब सूफ से बना है, और सूफ के 2 अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? एगो सूफ का मतलब होता है ऊन। क्या होता है? ऊन या ऊनी वस्त्र धारण करने वाले। एगो सूफ का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है बुआ? हाँ, तो इसको पवित्र लेना है, ठीक है। सूफीवाद वैसे संत थे जो प्रेम जीवन में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? सूफी संत कैसे लोग थे? जो प्रेम जीवन में विश्वास रखते थे। और यह इस्लाम का उदारवादी विचारधारा था। कैसा विचारधारा? हाँ, जो प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा में विश्वास करता था। ये ऐसे संत थे जो रहस्यवादी थे, मिस्ट्री वाला रहस्यवादी। कैसे संत थे? रहस्यवादी संत थे, प्रेम जीवन में विश्वास करते थे, या अपने को प्रेमी मानते थे और ईश्वर को प्रेमिका मानते थे। क्या मानते थे? प्रेमिका मानते थे। या नाचते गाते भाव विभोर होकर के खुदा में लीन हो जाते थे। किसमें लीन हो जाते थे? बोलो। हाँ, इनके नाच गाने के जो महफिल होता था उनको समा कहा जाता है। इनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। बात समझ गए? और ये कहते हैं इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा करना है, यानी हंसते खेलते नाचते गाते प्यार मोहब्बत के साथ खुदा को पा लेना है, खुदा में मिल जाना है। किस में मिल जाना है? हाँ, समझ आ गया ना बात? चलिए
अगला सवाल है अल-बेरूनी, क्या हुआ बोलो? हाँ, अल-बेरूनी कौन था? तो अल-बेरूनी मध्य एशिया का बहुभाषी विद्वान था। एक नंबर में आंसर मिल गया ना। अल-बेरूनी कौन था बोलिए? मिडिल एशिया का वह मल्टी लैंग्वेज का स्कॉलर था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा या खिवारिज्म में हुआ था। कहाँ हुआ था? खिवारिज्म में जन्म हुआ था। गजनी जो था, गजनी शहर का शासक महमूद गजनी है ना, उसके शहर पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और जितना भी वहां विद्वान आदमी था सबको अपने साथ ले लिया, सबको अपने साथ लेके चल दिया। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, इसी क्रम में उसको भी ले लिया। किसको ले लिया? अल-बेरूनी को। लेके आ गया भारत। कहाँ गया? तो अल-बेरूनी भारत किसके साथ आया? गजनी के साथ भारत आया, भारत को भ्रमण किया, भारत को देखा, पढ़ा, सुना, और उसने किताब लिखा, किताबुल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद। तहकीकात-ए-हिंद या किताबुल हिंद किसने लिखा बोलो? अल-बेरूनी ने लिखा। कौन लिखा हुआ? ठीक है, चलो। कौन भाषा में? अरबी भाषा में लिखा। ठीक है, चलो। अल-बेरूनी के बारे में जान गए। अगला सवाल आ जाओ। कै नंबर सोचने गया? 15। झूम खेती क्या है? झूम खेती को दहन खेती के भी नाम से जानते हैं, हस्तांतरित कृषि के भी नाम से जानते हैं, झूमिंग फार्मिंग, है ना। तो ये क्या होता है? झूम खेती आदिवासी क्षेत्र में होता है। आदिवासी क्षेत्र में कौन क्षेत्र में होता है बोलो? हाँ, वो लोग क्या करते हैं कि जंगल झाड़ को काट के, जंगल झाड़ को काट के, उसको जला के, उसको राख बना करके छीट दिए गेहूं, है कि नहीं। चलो भाई, आज जैसे तैसे जो है फसल हो गया, काट लेना है, अब फिर वही प्रक्रिया अलग करना है। यानी स्थान बदल बदल के खेती करना, प्लेस चेंज कर करके खेती करना स्थानांतरण कृषि कहलाता है या झूमिंग कृषि कहलाता है। बात समझे कि नहीं? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण कर रहा है। इमीडिएट का क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था। तो तत्कालीन कारण आपको याद होगा कि गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ कारतूस, है ना। गाय और सुअर से, हाँ, गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ कारतूस, जिसको दांत से खोल करके, है ना, तब जो है से राइफल में भरा जाता था। नया राइफल आया था, इनफील्ड राइफल। कौन राइफल आया था? समझ गया? चलो, यही कारण था। तो अंग्रेज भारतीय सैनिक का ना हम नहीं लेंगे, मुसलमान का कहे ये लगता है कि अंग्रेज हमारा धर्म भर नष्ट करना चाहता है कि नहीं। खोली कारतूस जो है उसको दांत से खींचेगा तब ना भरेगा गोली में, है ना। तो इस तरह से धर्म भर नष्ट होने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसलिए विद्रोह हो गया। समझ गया? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिए। कहने गया वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का परिचय दे। किसका हुआ? एक लाइन में बताना हो तो क्या कहिएगा? वीर कुंवर सिंह का परिचय 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया हुआ बोलो? वीर कुंवर सिंह। बिहार के बाहुबली क्रांतिकारी नेता कौन थे बताइए? वीर कुंवर सिंह, जिनका जन्म 1777 में, कितना में? 1777 में आरा, है ना, आरा जिसको शाहाबाद कहा जाता था, आरा शाहाबाद, है ना, जगदीशपुर में जन्म हुआ था। और वो जगदीशपुर के जमींदार थे। किसके जमींदार थे? हाँ, अंग्रेजों ने इनका जमीन हड़प लिया था। क्या कर लिया था बुआ? इनका पूरा जमींदारी छीन लिया था। क्या छीन लिया था? जमींदारी छीन लिया था। तब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दिया और इन्होंने छापामार युद्ध किया। छापामार युद्ध समझता है ना? चलो देख रहा है, अच्छा अंग्रेज है, मार दो बम गोला भाग जाओ, है कि नहीं। छापामार युद्ध होता है। तो अंग्रेजों को आजमगढ़ में हराए, अंग्रेजों को बनारस में हराए, और यहाँ पटना में ली ग्रांट के साथ युद्ध हुआ, है कि नहीं। वहाँ पर भी अंग्रेजों को पटखनी दिए। अपना आरा जो है शाहाबाद को आज़ाद भी कराए। अंत में लड़ते लड़ते जब घायल हो गए, उनका गोली लग गया उनका हाथ में, तो गोली हाथ काट भी दिया, गंगा जी को दान कर दिए। चलिए, इसके बाद घायल होकर के 1858 में मर जाते हैं। बात समझे कि नहीं? वीर कुंवर सिंह के बारे में समझ गए कि अच्छा जमींदार थे, कहाँ के? जगदीशपुर के। ठीक है ना, समझा ना बात। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने यूरोपीय व्यापारी कंपनी भारत में नगरीकरण को यानी अर्बनाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया? अरे भाई, यूरोपीय लोग आया, अपना जो है सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी स्थापित किया वह बम्बई में, कलकत्ता में या मद्रास में, सब समुद्र के किनारे। तो जहाँ व्यापारिक कोठी बनाएगा वहाँ कल कारखाना फैक्ट्री बनाएगा, है ना, तो वहाँ लोग रहेगा कि जाएगा? तो व्यापार के माध्यम से वह वहाँ रहना शुरू कर दिया, बसना शुरू कर दिया, व्यापारिक फैक्ट्री कोठी बनाना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते 2, 4, 5, 10 वहाँ भीड़ लगा दिया और इस तरह से शहरीकरण को
जन्म दे दिया, ठीक है ना। व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, किसके माध्यम से, ठीक है। जहां व्यापार होगा वहां शहर बसेगा, बात समझ लीजिए। क्या कि वह घर बनाएगा, कोठी बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, रहने का स्थान बनाएगा, है कि नहीं। लोग काम करने वाले आएंगे जाएंगे तो वहां रहबे करेगा वो सब, है कि नहीं। तो इस तरह से हो गया। अगला सवाल देखिए क्या करे बोलो। साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। कौन था बुआ बोलो। हाँ ठीक है। 1919 में जब नियम बना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो उसे कहा कि भाई अगले 10 साल के बाद संविधान का फिर से उसमें क्या उसको कहते हैं, संविधान का उसमें जांच पड़ताल, उसमें समीक्षा किया जाएगा कि क्या किया जाएगा बुआ 10 साल के बाद। लेकिन यह साइमन कमीशन जो था समय से पहले ही 1900 कितना में 28 में ही 3 फरवरी 1928 को ही बॉम्बे में ही पहुंच गया। बात समझ लीजिएगा, समय से पहले यह साइमन कमीशन पहुंच गया। कहां पर, भारत पहुंच गया। संवैधानिक सुधार के लिए, किसके लिए आया था यह, संवैधानिक सुधार के लिए। इसमें 7 सदस्य था। कितना सदस्य था, सब गोरखा था। गोरखा मतलब समझ रहे ना, सब अंग्रेज था, एक भी भारतीय। अब भारतीय सोच रहा है कि संविधान सुधारने आया है, संविधान की समीक्षा करने आया है, एगो भारतीय है ये नहीं। इसने अब भारतीय नेता वहां पर काला झंडा के साथ क्या करने लगा, काले झंडे के साथ वहां विरोध प्रदर्शन करने लगा और साइमन गो बैक के नारा लगने लगा। कहां पर, बंबई में। कहां पर, बंबई में साइमन गो बैक के नारा लगने लगा, काले झंडा से विरोध प्रदर्शन करके। इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की सर पर लाठी से वार होकर के उनकी घायल हो जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो साइमन कमीशन समझ गए कि अच्छा आया था भारत में संवैधानिक सुधार के लिए। किसके लिए आया था बुआ बोलो, संवैधानिक सुधार के लिए आया था। ठीक है, कितने सदस्य बताइए, कब आया था, 1928 में। ठीक है, इतना बात समझ गए। चलिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, किसके बारे में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कितना में हुआ बुआ बोलो। हाँ, किसने किया था, महात्मा गांधी ने। किसने किया, क्यों किया, किसानों की समस्या के लिए। किसके लिए, समझ गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। और क्यों किसने किया, महात्मा गांधी ने। किसके लिए किए, किसानों के लिए। क्योंकि चंपारण में अनेक प्रकार के कर लिया जाता था और विशेष रूप से जो किसान की समस्या था, 3 कठिया व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था हुआ, हाँ 3 कठिया व्यवस्था। यानी आपको 1 बीघा जमीन मिला, यानी 20 कट्ठा जमीन मिला, तो उसमें 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना है और प्रत्येक साल करना है। अब आपको 20 कट्ठा जमीन दे, 1 साल में 3 कट्ठा पर नील की खेती कर दिए, तो वो नील की खेती वो बेकार हो गया, हो उस पर कोई दूसरा फसल नहीं होता, वो जमीन बंजर हो जाता था, कोई उसमें फसल नहीं होता था। फिर अगले साल 3 कट्ठा पर कीजिएगा, तो हर साल 3-3 कट्ठा पर कीजिएगा, तो जमीन में रहेगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अंतिम में तो जमीन आपका हवा खाए चल गया, है ना। तो सबसे बड़ा समस्या यही था, नील की खेती होता था बुआ। किसका, नील समझता है ना, उजाला नील जो डलाता है, पहले नील की खेती होता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या यह थी, किसानों की समस्या जो था वो चंपारण सत्याग्रह, ये देख लिए। चलिए, उसके बाद आइए, कहते हैं माउंटबेटन योजना क्या है, क्या करे बाबू बोलो। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लागू किया गया। बात समझ लीजिए, इस माउंटबेटन योजना के द्वारा कहा गया कि भाई भारत जो है वह 2 भागों में बट जाएगा। एक भाग भारत का 2 भाग होगा, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत की विभाजन का रूपरेखा माउंटबेटन योजना में रखा गया 3 जून 1747 को। समझ जाएंगे ना। ये माउंटबेटन योजना क्या है, तो माउंटबेटन योजना के माध्यम से ही भारत विभाजन का, भारत का डिवाइडेशन का ब्लूप्रिंट तैयार उसका किया गया। बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब आगे देखो, 1947 में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, तो इसे 3 चरण में गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कितने चरण में हुआ, 3 चरण में हुआ। कैसे, सबसे पहला चरण, सबसे पहला चरण वो आ गया, वो उसका क्या नाम है, कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई आप लोग संविधान बनाइए। संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, है ना, जिसमें संविधान सभा में 389 सदस्य था। पहला चरण कैबिनेट मिशन 1946 में। फिर सेकंड चरण जब आया, है ना, सेकंड स्टेप जब आया, दूसरा चरण माउंटबेटन योजना के दौरान 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के दौरान जो है, इसमें फिर से संविधान सभा में 324 आदमी आया,
दूसरा चरण माउंटबेटन योजना के समय, तीसरा चरण जो है वह देशी राज के राजा जो है अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों से संविधान सभा में भाग लेते थे। तो 3 चरण में संविधान सभा का गठन हुआ था। समझा कि नहीं? तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा आप ईमानदारी से बताइएगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के, मज़ेदार वीडियो। जय हिंद।